साउथ कोरिया की तरफ से अभी भारत के लिए एक लाइट टैंक को जॉइंटली डेवलप करने का प्रस्ताव दिया गया है। चाइना की तरफ से अभी अपने आर्मी में एक नई एम्फीबियस आर्मर्ड व्हीकल को शामिल करना शुरू किया गया है, जिसको स्पेशली हाई अल्टीट्यूड में और उबड़ खाबड़ रास्तों में ऑपरेट करने के लिए तैयार किया गया है। भारत की नई नई डिफेंस इक्विपमेंट को देखने के बाद पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से अभी साउथ एशिया में आर्म कंट्रोल रूल को लाने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। एक तरफ जब पाकिस्तान के पीएम और उनकी आर्मी चीफ भारत के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसका ठीक अपोजिट स्टेटमेंट दे रहे हैं। और अंत में भारत को नए राफेल की डिलीवरी होने से ठीक पहले ही चाइनीज एक्सपर्ट्स की तरफ से इसको J-20 के साथ कंपेयर करते हुए बस एक लाइटवेट क्लास का फाइटर बताया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट लाइट टैंक को लेके। आप सभी को पता होगा कि जब से लद्दाख में भारत और चाइना के बीच तनाव बढ़ा है, तब से भारत को एक लाइट टैंक की जरूरत महसूस हो रहा था, जिसे स्पेशली लद्दाख में या फिर हिमालयन रीजन में ऑपरेट किया जा सके। और इसके लिए भारत की तरफ से अलग अलग ऑप्शन को भी तलाश किया जा रहा था, जिसमें से सबसे पहले तो रशिया से लगभग 24 प्रोट लाइट टैंक को खरीदने की प्लानिंग की गई थी। और इसी बीच DRDO की तरफ से अभी K9 वज्र टी गन्स को बेस करके एक और लाइट टैंक को डेवलप करने का प्रस्ताव भी दिया गया था। इसमें K9 वज्र टी के चेसिस से 155 mm की गन को हटाकर वहां पर एक लाइट टैंक कैटेगरी की गन को और एक कम्प्लीटली नई टरेट को प्लेस किया जाएगा। अभी हाल ही में जब साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर भारत के गश्त पर आए थे, तो वो भारत को अपनी लाइटवेट टैंक को ऑफर कर रहे थे, जिसको साउथ कोरिया की तरफ से उनकी आर्मी में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट सही तरीके से फिट नहीं हो रहा है। और साउथ कोरिया की लाइट टैंक की बात करें तो इसका जो मेन चेसिस है वो K21 प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है और इसमें 105 mm का मेन गन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन भारत अपने लाइट टैंक में नॉर्मल मेन बैटल टैंक की तरह फायर पावर चाहता है, जिस वजह से इसमें भारत एक 120 mm की गन का इस्तेमाल करना चाहता है। इसी वजह से साउथ कोरिया की तरफ से अभी इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही एक और लाइट टैंक को डेवलप करने का ऑफर दिया गया है। अब L&T के पास पहले से ही इनको मैन्युफैक्चर करने का पूरा सिस्टम मौजूद है। और अगर भारत और साउथ कोरिया भी एक और लाइट टैंक को जॉइंटली डेवलप करना चाहते हैं, तो साउथ कोरिया के मुताबिक वो इसको बस 3 साल के अंदर ही तैयार करके सर्विस में शामिल कर सकते हैं। और भारत के लिए इसका जो प्राइमरी रोल होने वाला है वो इन्फेंट्री यूनिट्स को सपोर्ट करना है या किसी भी लाइट या मीडियम क्लास की आर्मर्ड यूनिट्स के साथ एंगेज होना है। लेकिन भारत इसमें एक हेवियर क्लास का यानी कि 120 mm का गन का भी इस्तेमाल करना चाहता है, तो इसे दुश्मन के हेवियर टैंक के साथ एंगेज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जैसे कि एक लाइटवेट क्लास का टैंक होने वाला है, तो इसका वजन 30 टन के आसपास रखने की कोशिश किया जा रहा है, जिस वजह से इसका आर्मर किसी भी मॉडर्न मेन बैटल टैंक के मुकाबले थोड़ा कमजोर रहने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी की एक 5 मेंबर वाली टीम मडागास्कर की स्पेशल फोर्सेस को पिछले कुछ दिनों से ट्रेनिंग दे रही थी। बताया गया कि इंडियन नेवी की मोबाइल ट्रेनिंग टीम को 14 मार्च से लेके 28 मार्च तक मडागास्कर में भेजा गया था, जहां पर ये मलागासी स्पेशल फोर्सेस को पिछले 14 दिनों से ट्रेनिंग दे रहे थे। अब मलागासी स्पेशल फोर्सेस की बात करें, इसमें बोथ आर्मी और नेवी के ऑफिसर शामिल थे। और अभी इंडियन नेवी के ऑफिसर की तरफ से पिछले 14 दिनों से लगभग 50 मलागासी स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर को ट्रेनिंग दिया जा रहा था। अभी मेडागास्कर की मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस यानी कि एक तरीके से उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भारत को इस वजह से धन्यवाद दिया गया है। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को भारत का विजन सागर के अंदर किया जा रहा था, जिसमें भारत अपनी सभी पड़ोसी देशों के साथ या स्पेशली इंडियन ओशन रीजन में रहने वाले सभी आइलैंड देशों के साथ अच्छे रिलेशन को बनाने की कोशिश कर रहा है और उनको अभी चाइनीज इन्फ्लुएंस से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान जब इंडियन नेवी के ऑफिसर मेडागास्कर के स्पेशल फोर्सेस यूनिट को ट्रेनिंग देने के लिए गए थे, तो इनको INS जलोस्टा के साथ वहां पे भेजा गया था। और ये अपने साथ लगभग 1000 टन राइस के साथ साथ लगभग 1 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट भी अपने साथ लेके गए थे, क्योंकि अभी मेडागास्कर में सूखा पड़ रहा है, जिस वजह से ये उनको काफी मदद करने वाला है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से। ग्लोबल टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से अभी अपनी मिलिट्री में एक स्पेशल एम्फीबियस आर्मर्ड व्हीकल को शामिल किया गया है और इसे अभी स्पेशली चाइना की तरफ से गलवान वैली वाले हादसे से निपटने के लिए या उस तरीके की सिचुएशन में कैजुअलिटी को एवैक्यूएट करने के लिए डिजाइन किया गया है। नॉर्मली लद्दाख में जिस तरीके का टेरेन है, वहां पर किसी भी व्हीकल का मूवमेंट काफी हद तक स्लो हो जाता है और अभी चाइना की तरफ से स्पेशली इस व्हीकल को ऐसे ही ट्रेन में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी प्रोटेक्शन सिस्टम की बात करें तो एक नॉर्मल आर्मर्ड व्हीकल की तरह होने वाला है
और ये लगभग 7.62 mm की स्टील कोर बुलेट को रोक सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कैलिबर के राउंड के साथ इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होने वाली है। हो सकता है इसको हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट करने के लिए इसको लाइट रखने का फैसला किया गया है, जिस वजह से इसकी आर्मर को थोड़ा पतला रखा गया है। इसके अलावा इसमें जो टायर्स का इस्तेमाल किया गया है ये पंचर्स होने के बाद भी लगभग 100 किलोमीटर तक आराम तक जा सकते हैं। चाइना की CCD में इसको लेकर कुछ रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, लेकिन उसमें इस व्हीकल की एग्जैक्ट नाम बताया नहीं गया है। पर ज्यादातर इसको मेडिकल रोल में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया और इसमें एक ही बार में 4 मरीजों को ट्रांसफर किया जा सकता है। और हाल ही में चाइना की तरफ से एक एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया गया था और उसमें भी इसे ठीक इसी तरीके के रोल में इस्तेमाल किया गया था। अब जैसे कि भारत अभी इस रीजन में कल्याणी M4 व्हीकल को तैनात कर रहा है, तो हो सकता है चाइना अभी अपने मूवमेंट को तेज करने के लिए इस व्हीकल को इंडक्ट कर रही है, लेकिन ये कल्याणी M4 से हर मामले में काफ़ी पीछे रहने वाला है, क्योंकि कल्याणी M4 प्रोटेक्शन सिस्टम के मामले में इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला है। लेकिन कल्याणी M4 इस तरीके की व्हीकल नहीं है जो कि स्पेशली मेडिवेक के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला अपडेट भारत की कुछ नई और अपकमिंग डिफेंस इक्विपमेंट को लेके है। आप सभी को पता होगा हाल ही में ही भारत की तरफ से अपने नेवी में एक मिसाइल ट्रैकिंग शिप को शामिल किया गया था, जो कि भारत को अपने तरफ आते हुए किसी मिसाइल को ट्रैक करने में मदद कर सकती है या फिर सैटेलाइट को भी ट्रैक करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच हाल ही में किए गए मीटिंग के दौरान भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट से लगभग 30 आर्म ड्रोन को खरीदने के लिए बातचीत की गई थी। और जैसे इसके लिए फंड रिलीज किया जाएगा तो भारत यूनाइटेड स्टेट से इन ड्रोन्स को एक्वायर करने वाला है। इन दो मुद्दों को लेकर पाकिस्तान की तरफ से अभी काफ़ी चिंता जाहिर किया जा रहा है और पाकिस्तानी मीडिया में ये बताया जा रहा है कि अगर भारत यूनाइटेड स्टेट से आर्म ड्रोन को एक्वायर करता है तो इससे पाकिस्तान को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और पाकिस्तान का ऐसा मानना है कि भारत की तरफ से आर्म ड्रोन्स को एक्वायर करने के बाद POK रीजन में भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मिशन को और भी फ्रिक्वेंटली बेसिस पर किया जा सकता है, जिससे पाकिस्तान को अभी से काउंटर करने के बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा अगर भारत की मिसाइल ट्रैकिंग शिप के बारे में बात करें तो फिलहाल भारत यूनाइटेड स्टेट, रशिया, फ्रांस और चाइना के बाद 5वां ऐसा देश है जिसके पास ये शिप मौजूद होने वाला है। और अभी ये भारत को किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल या फिर क्रूज मिसाइल अटैक के खिलाफ काफ़ी बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस देने वाला है। यानी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर कोई भी मिसाइल लॉन्च किया जाता है तो भारत को तुरंत इसका पता लग जाएगा और भारत इफेक्टिवली इनको ट्रैक भी कर पाएगा, जिससे पाकिस्तान की मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। क्योंकि एक बार मिसाइल को ट्रैक कर लिया जाता है तो उसके बाद इसको काउंटर करना इतना मुश्किल नहीं रहता है। इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ से ये बताया जा रहा है कि इससे अभी साउथ एशिया की स्टेबिलिटी के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ने वाला है और भारत जिस तरीके से एग्रेसिवली अपने फोर्सेस में नए नए सिस्टम को ऐड कर रही है, इससे पाकिस्तान जैसे देशों के लिए इनसिक्योरिटी काफ़ी बढ़ रही है। और अभी तो पाकिस्तान की तरफ से साउथ एशिया में कोई स्पेसिफिक आर्म कंट्रोल रूल को लाने की कोशिश किया जा रहा है, जिससे भारत को नए नए इक्विपमेंट खरीदने से या फिर एक्वायर करने से रोका जा सके। अगला अपडेट Mi-17 हेलीकॉप्टर की लेटेस्ट वेरिएंट और इसकी सिविलियन वेरिएंट को लेके। तो 2020 के एंड में रशिया की तरफ से अपने Mi-171A2 हेलीकॉप्टर्स को भारत को एक्सपोर्ट करने के लिए क्लियरेंस दिया गया था और बेसिकली जो पहले से इसको ऑपरेट करते हैं उनको इसकी लेटेस्ट अपग्रेड पैकेज भी ऑफर किया गया था। अब इनको सिर्फ मिलिट्री यूज के लिए नहीं बल्कि इनको सिविलियन एप्लीकेशन के लिए भी ऑफर किया गया था। और अभी भारत के लीडिंग प्राइवेट एयरवे यानी कि स्काई-1 एयरवेज की तरफ से अपने पायलट्स को Mi-171A2 हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करने के लिए रशिया भेजा गया था, जहां पर इनकी ट्रेनिंग किया जा रहा था। अभी रशिया की तरफ से बताया गया कि रशिया की उलान अड्डे एविएशन प्लांट में सभी इंडियन पायलट्स को ट्रेनिंग दिया जा चुका है। इसमें उनको Mi-171A2 हेलीकॉप्टर्स की कॉकपिट ऑपरेशन से लेके इसकी मेंटेनेंस के बारे में भी बताया गया है। सबसे पहले तो क्रू ट्रेनिंग के दौरान इंडियन पायलट्स को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को सिखाया गया था। इसके बाद हेलीकॉप्टर की कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट के साथ उनको फैमिलियर कराया गया था और बाद में उनको टेक्निकल डिटेल भी समझाया गया था और इमरजेंसी में किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है उसके बारे में भी ट्रेनिंग दिया गया है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेके। अब जैसे कि आप सभी को पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ दिनों से टेंशन काफ़ी कम हो रहे हैं और दोनों देशों के बीच अभी बातचीत को शुरू करने की कोशिश किया जा रहा है ताकि जितने भी हमारे पेंडिंग इशू थे उन सभी को धीरे धीरे सुलझाया जा सके। इसी बीच ये खबर सामने आया था कि अभी हार्ट ऑफ एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S. जयशंकर जाने वाले हैं
और दूसरी तरफ से यहाँ पर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी भी आने वाले हैं। अब जैसे कि दोनों देशों के पीएम यानी कि इमरान खान और नरेंद्र मोदी दोनों ही तरफ से भारत और पाकिस्तान के बीच शांति को कायम करने के लिए बात को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाया जा चुका है और अभी जो माहौल है वो थोड़ा ठंडा पड़ने लगा है और ये बढ़िया मौका है जहाँ पर दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर पिछले कई सालों से पेंडिंग पड़ी हुई अपनी डिप्लोमेटिक डायलॉग को दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो इसी बात को लेकर काफी सारा हाइप चल रहा था कि क्या इस दौरान शाह महमूद कुरैशी और एस जयशंकर के बीच कोई फॉर्मल मीटिंग को अरेंज किया जाएगा, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई थी। अब जब इसके बारे में एस जयशंकर से सवाल किया गया था तो उन्होंने इसके बारे में कोई भी स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं दिया है, पर इसको लेकर अभी शाह महमूद कुरैशी की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट को इशू किया गया है कि हार्ट ऑफ एशिया समिट के दौरान फिलहाल दोनों देशों की फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच कोई भी पर्सनल लेवल की मीटिंग को रखने का इरादा नहीं है और ना ही अभी तक इसको लेकर किसी भी तरफ से कोई रिक्वेस्ट किया गया और ना ही ऐसी कोई मीटिंग को अरेंज करने का कोई प्लानिंग की गई है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी से एक और सवाल भी किया गया था कि क्या पाकिस्तान अभी भारत के साथ अपने सभी डिप्लोमेटिक रिलेशन को दोबारा शुरू करना चाहता है, क्योंकि इसके बारे में पहले से उनकी पीएम और उनकी आर्मी चीफ स्टेटमेंट दे चुके थे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने इस बात को लेकर फिलहाल इनकार किया है कि पाकिस्तान की तरफ से फिलहाल भारत के साथ कोई भी नेगोशिएशन करने के लिए मन नहीं बनाया गया है। अगला अपडेट राफेल और J-20 को लेकर, जैसे कि पहले भी मैंने आप सभी को बताया था कि फ्रांस की तरफ से अभी 3 और राफेल जेट को भारत को डिलीवर किया गया है और कल तक 3 और राफेल जेट भारत आने वाले हैं। अब इनिशियली इनको यूएई में एक स्टॉप लेके भारत लाने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी इनको नॉन स्टॉप भारत लाया जाएगा, जिसमें यूएई की एरियल टैंकर की तरफ से इनको मिड एयर में रिफिल किया जाएगा और ये सब कल सुबह 7 बजे के आसपास फ्रांस से भारत के लिए रवाना होने वाला है। इसके बाद अप्रैल के एंड तक भारत को और एडिशनल 9 राफेल भी डिलीवर किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर अप्रैल के एंड तक भारत के पास 23 से 24 राफेल होने वाले हैं। अब नॉर्मली अभी भारत की तरफ से राफेल को चाइना की J-20 फ्लीट का काउंटर बताया जा रहा है। तो इसी के बारे में बात करते हुए चाइना के डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि राफेल को J-20 के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राफेल एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जबकि J-20 एक 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और साथ ही राफेल साइज के हिसाब से भी J-20 से काफी छोटा है और J-20 एक हेवीवेट क्लास का फाइटर है, जबकि चाइनीज एक्सपर्ट्स के मुताबिक राफेल मुश्किल से एक लाइटवेट क्लास का फाइटर से थोड़ा बेहतर एयरक्राफ्ट है। तो उस हिसाब से कभी भी J-20 को काउंटर नहीं कर सकता है। अब बाकी सब तो एक बार को समझ में आ रहा था, लेकिन आखिरी वाला स्टेटमेंट सुनने के बाद ये पक्का हो गया कि एक्सपर्ट सच में चाइनीज निकला है, क्योंकि दुनिया के जितने भी मीडियम वेट क्लास के फाइटर है उन सभी में राफेल सबसे ज्यादा वेपन लोड को कैरी कर सकता है। पर यहाँ पर चाइनीज एक्सपर्ट के मुताबिक ये लाइटवेट क्लास की फाइटर से फिलहाल थोड़ा सा अपर क्लास का फाइटर है। वैसे एयर सुपीरियरिटी के मामले में किसी भी एयरक्राफ्ट की क्लास मायने नहीं रखता है। जिसके पास बेहतर वीवीआर कैपेबिलिटी होती है वो एयर सुपीरियरिटी को मेंटेन कर सकता है, लेकिन फिलहाल जिनकी शुरुआत से ही छोटी होती है वो बड़े चीजों की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं और हर चीज को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं और जो बड़ा होता है उसको बेहतर बताते हैं। वैसे फिलहाल मैं यहाँ पे आंख के बारे में बात नहीं कर रहा था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।